नमस्कार दोस्तों, राजेंद्र सर ने आपके लिए ये वीडियो आसान भाषा में बनाया है। इनके चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी करें। आज हम हिंदी साहित्य के एक ऐसे लेखक की दुनिया में उतरने वाले हैं जिनके कलम में गांव की मिट्टी की महक थी, जिनके किरदारों में आम इंसानों की धड़कनें सुनाई देती थीं। नाम है फणीश्वर नाथ रेणु। हमारे पास उनके जीवन और उनकी कला पर कुछ लेख हैं और साथ ही उनकी एक बेहद मार्मिक कहानी संवदिया का सार भी है। तो आज हमारी कोशिश ये समझने की होगी कि रेणु की कहानियों में ऐसा क्या जादू है कि वो आज भी हमारे दिलों को छू जाती हैं। और ये जादू समझने के लिए देखिए, रेणु को सिर्फ आंचलिक कथाकार कह देना काफी नहीं है। ये तो बस एक लेबल है। असल बात ये है कि रेणु किसी इलाके की कहानी नहीं लिखते थे, वो उस इलाके की आत्मा को कागज पर उतार देते थे। आत्मा को? वाह। हाँ, वहां की बोली, वहां के लोकगीत, वहां का दुख दर्द, सब कुछ जिंदा हो उठता था। और संवदिया कहानी इसका सबसे बड़ा सबूत है कि कैसे एक संदेश सिर्फ कुछ शब्द नहीं बल्कि किसी की पूरी जिंदगी का बोझ हो सकता। चलिए इसी से शुरू करते हैं। लेखक को जानना कहानी को समझने में अक्सर बहुत मदद करता है। हमारे सोर्स बताते हैं कि रेणु का जन्म 1921 में बिहार के पूर्णिया जिले के एक गांव में हुआ। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी वो ये कि वो सिर्फ कलम के सिपाही नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी हिस्सा लिया था जी। एक लेखक का इस तरह सक्रिय राजनीति में होना, ये उनके लेखन को कैसे प्रभावित करता होगा? ये बहुत अहम सवाल है। रेणु कोई एयर कंडीशन कमरे में बैठकर गांव की कल्पना करने वाले लेखक नहीं थे, वो जमीन से जुड़े थे। सही बात है। उनका आंदोलनों में हिस्सा लेना उन्हें उस शोषण और अन्याय के और करीब ले गया जिसे वो अपनी कहानियों में दिखाते हैं। वो बदलाव की राजनीति को समझते थे। इसीलिए उनके लेखन में एक प्रगतिशील चेतना है। वो सिर्फ गरीबी का चित्रण नहीं करते, नहीं, वो उस गरीबी के पीछे की सामाजिक संरचना पर भी चोट करते हैं। उनकी लेखनी में शोषित और पीड़ित लोगों के लिए एक गहरी सहानुभूति है जो सिर्फ देखी सुनी नहीं बल्कि खुद महसूस की हुई लगती है। यहाँ एक सोर्स में उनका जिक्र प्रेमचंद के साथ किया गया है। लिखा है, रेणु ने प्रेमचंद की विरासत को एक नई पहचान दी। ये तो एक बहुत बड़ा बयान है। बहुत बड़ा बयान है। प्रेमचंद तो खुद हिंदी कथा साहित्य का शिखर माने जाते हैं, तो रेणु ने ऐसा क्या अलग किया? इसे ऐसा समझिए, अगर प्रेमचंद अपनी कहानियों में ग्रामीण भारत की समस्याओं का मान लीजिए एक्सरे कर रहे थे, अच्छा, तो रेणु उसकी आत्मा का ईसीजी बना रहे थे। वाह, क्या बात है। प्रेमचंद आपको बताते थे कि व्यवस्था में क्या गलत है, किसानों पर कितना अत्याचार हो रहा है। रेणु आपको महसूस करवाते थे कि उस व्यवस्था में जीना कैसा लगता है। उनकी सबसे बड़ी देन है भाषा। हाँ, उन्होंने भाषा को कहानी सुनाने का औजार नहीं बनाया, बल्कि भाषा को ही एक किरदार बना दिया। उस इलाके की खुशबू, उसके मुहावरे, उसका संगीत, सब उनकी भाषा में जिंदा हो उठता है। बिल्कुल। मैला आंचल में तो यही होता है। हाँ। मैला आंचल उपन्यास इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहाँ कोई एक हीरो नहीं है, पूरा का पूरा अंचल ही कहानी का नायक है। और उनकी कहानियों की पहुंच भी कमाल की थी। तीसरी कसम पर तो राज कपूर और वहीदा रहमान को लेकर एक क्लासिक फिल्म भी बनी। लेकिन आज हम उनकी जिस कहानी की बात कर रहे हैं, संवदिया, वो शायद उनकी कला को समझने का सबसे अच्छा जरिया है। कहानी एक बहुत ही दिलचस्प किरदार से शुरू होती है, हरगोबिंद, जो खुद एक खत्म होती हुई दुनिया का प्रतीक है। बिल्कुल। संवदिया यानी संदेशवाहक, एक ऐसा व्यक्ति जिसका काम ही भावनाओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है। कहानी की शुरुआत ही बड़ी नाटकीय है। हरगोबिंद को बड़ी हवेली से बुलावा आता है और वो हैरान है। हाँ, वो सोचता है अब तो गांव-गांव में डाकघर खुल गए हैं, अब संवदिया को कौन पूछता है। ये पहली ही पंक्ति कहानी का पूरा माहौल तय कर देती है। कुछ पुराना है जो टूट रहा है। बिल्कुल। और हरगोबिंद उसी टूटती हुई दुनिया का हिस्सा है। और जब वो हवेली पहुंचता है तो ये टूटन और भी साफ दिखती है। जो बड़ी हवेली कभी नौकर चाकरों से गुलजार रहती थी, आज वो खंडर जैसी है। और वहां वो क्या देखता है? बड़ी बहुरिया, हवेली की मालकिन, खुद सूप से अनाज साफ कर रहे हैं। सोर्स में एक बहुत ही मार्मिक लाइन है कि ये वही हाथ थे जिन पर मेहंदी लगाकर गांव की नाइन अपना पूरा परिवार पालती थी। क्या कमाल का चित्र खींचा है रेणु ने। यही रेणु की कला है।
वो आपको अतीत और वर्तमान का फर्क एक ही पल में दिखा देते हैं। एक ही पल में। वो बताते नहीं है कि हवेली के बुरे दिन आ गए हैं। वो आपको बड़ी बहुरिया के हाथों को सूप चलाते हुए दिखाते हैं और आप सब कुछ खुद समझ जाते हैं। हाँ। हमें पता चलता है कि बड़े भैया के मरने के बाद उनके तीनों भाइयों ने कैसे जमीन जायदाद का बंटवारा किया और शहर चले गए और बड़ी बहुरिया को अकेला छोड़ गए। मुझे सबसे ज्यादा परेशान उस दृश्य ने किया जहां जिक्र आता है कि भाइयों ने एक बनारसी साड़ी के 3 टुकड़े कर दिए थे। हाँ। एक छोटी सी घटना में कितनी बड़ी कहानी कह दी गई है। ये सिर्फ एक साड़ी का बंटवारा नहीं है। नहीं, ये रिश्तों का, सम्मान का और इंसानियत का बंटवारा है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। रेणु प्रतीकों के मास्टर थे। वो बनारसी साड़ी का टुकड़ा टुकड़ा होना उस पूरी सामंती इज्जत का तार-तार होना है जिसके नाम पर ये हवेलियां खड़ी थीं। सही है। और इसी बेबसी और अपमान के माहौल में जब गांव की पंसारी उधार के लिए दरवाजे पर ताने मार रही है, बड़ी बहुरिया हरगोबिंद को अपने मायके के लिए एक गुप्त संदेश देती हैं और यहीं से कहानी असल में शुरू होती है। और वो संदेश, वो तो कहानी का दिल है। बिल्कुल। बड़ी बहुरिया रोते रोते हरगोबिंद से कहती हैं, माँ से कहना मैं भाई भाभियों की नौकरी करके पेट पालूंगी, बच्चों की जूठन खाकर एक कोने में पड़ी रहूंगी, लेकिन यहाँ अब नहीं रह सकूंगी। उफ। वो यहाँ तक कहती है कि अगर माँ ने उसे नहीं बुलाया तो वो तालाब में डूबकर जान दे देगी। और फिर वो एक सवाल पूछती है जो कलेजे में तीर की तरह लगता है। क्या? बथुआ साग खाकर कब तक जीऊं? किसके लिए? ये शब्द हरगोबिंद के लिए सिर्फ एक संदेश नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है, एक बोझ है। हाँ। सिमदिया का काम कोई गूगल ट्रांसलेटर जैसा नहीं होता था कि शब्दों को जस का तस पहुंचा दिया। उसका काम था भाव को पहुंचाना, उसी सुर में। उसे उसी तरह रो रो कर उसी टूटे हुए सुर में संदेश सुनाना था जैसा उसे सुनाया गया था। और यहीं से हरगोबिंद का धर्म संकट शुरू होता है। वो सोचता है कि ये राक्षसी संवाद वो कैसे सुनाएगा। ये एक बहुत ही दिलचस्प नैतिक दुविधा है ना। एक तरफ उसका पेशा है, उसका धर्म है कि संदेश को बिना बदले पहुंचाए, और दूसरी तरफ उसकी इंसानियत है, अपने गांव की इज्जत का सवाल है। वो ट्रेन में बैठा है और बड़ी बहुरिया के शब्द उसके दिमाग में कांटों की तरह चुभ रहे हैं। वो सोचता है बड़ी बहुरिया गांव की लक्ष्मी है, अगर वो ही गांव छोड़कर चली गई तो गांव पर कलंक लग जाएगा। और ये सिर्फ गांव की इज्जत नहीं है, ये उसकी अपनी पहचान का भी संकट है। वो किस मुंह से कहेगा कि जिस गांव का वो है वहां की बहू बथुआ साग खाने पर मजबूर है? बिल्कुल। ये उसके लिए एक व्यक्तिगत अपमान जैसा है। इसीलिए जब वो अपनी मंजिल पर पहुंचता है तो उसके पैर बड़ी बहुरिया के मायके की तरफ उठते ही नहीं। वो एक ऐसे दोराहे पर खड़ा है जहां उसका फर्ज और उसकी अंतरात्मा एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। और इसी कश्मकश में जब वो बड़ी बहुरिया के मायके पहुंचता है तो असल नाटक होता है। बूढ़ी माँ बड़ी उम्मीद से पूछती है, कहो बेटे क्या समाचार है? और हरगोबिंद कांपने लगता है। वो सच नहीं कह पाता, वो उस पीड़ा को शब्दों में ढालने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाता। और वो जो झूठ बोलता है वो भी बहुत अनूठा है। वो ये नहीं कहता कि सब ठीक है, नहीं, वो एक पूरी की पूरी नई कहानी गढ़ देता है। कहता है कोई संवाद नहीं है, मैं तो बस आप लोगों के दर्शन करने चला आया। हाँ, और फिर अपनी तरफ से जोड़ता है कि बड़ी बहुरिया ने कहा है कि वो दशहरे में गंगा मेले में माँ से मिलेंगी। वो उन्हें एक ऐसी स्वाभिमानी और व्यस्त गृहिणी के रूप में पेश करता है जिसके कंधों पर पूरी गृहस्थी का भार है, इसलिए वो आ नहीं सकती। वो असलियत को 180 डिग्री पर घुमा देता है। बिल्कुल। वो उनकी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस झूठ की कीमत उसे अपनी रातों की नींद से चुकानी पड़ती है। सोर्स में लिखा है कि रात को जब उसे खाने के लिए थाली में दाल भात घी और पापड़ परोसा जाता है तो उसे बड़ी बहुरिया का उबला हुआ बथुआ साग याद आ जाता है। वो एक निवाला भी नहीं खा पाता। एक बार फिर रेणु भोजन का इस्तेमाल कितनी खूबसूरती से ग्लानि और दुख को दिखाने के लिए करते हैं। बिल्कुल, वो थाली उसके झूठ का आईना बन जाती है। उसका अपराध बोध इतना गहरा है कि वो तय करता है कि सुबह उठकर सब सच बता देगा। लेकिन सुबह भी उसकी हिम्मत नहीं होती। वो बस इतना कहकर निकल आता है कि उसे जरूरी काम है और दशहरे पर वो बड़ी बहुरिया के साथ ही आएगा। हाँ। और जब वो चलने लगता है तो बूढ़ी माँ उससे बेटी के लिए सौगात में बासमती धान का चूड़ा देती है। वो चूड़ा अब सिर्फ सौगात नहीं है, वो उसके झूठ और अपराध बोध का एक ठोस सबूत बन जाता है जिसे उसे अपने साथ ढोना है। और वापसी का सफर तो और भी कठिन है। उसके पास पूरे रास्ते के टिकट के पैसे भी नहीं है। अच्छा?
वो 20 कोस यानी लगभग 60 किलोमीटर का सफर पैदल तय करने का फैसला करता है। ये सिर्फ एक शारीरिक यात्रा नहीं लगती। नहीं, ये एक तरह का प्रायश्चित है। भूख, प्यास, थकान से वो लगभग बेहोश हो जाता है, लेकिन एक ही चीज उसे आगे खींचती है, बड़ी बहुरिया का इंतजार करता हुआ चेहरा। उसकी ये शारीरिक यात्रा उसके आंतरिक बदलाव को दर्शाती है। वो एक पेशावर संदेशवाहक के तौर पर गया था, लेकिन अब वो एक जिम्मेदार इंसान बनकर लौट रहा है। एक संरक्षक बनकर। हाँ, एक संरक्षक बन गया है। उसका पेशा उसकी इंसानियत के सामने हार चुका है। वो अब संवदिया नहीं रहा। और कहानी का अंत, वो तो मेरे ख्याल से हिंदी साहित्य के सबसे भावुक दृश्यों में से एक है। बिल्कुल। हरगोबिंद जब होश में आता है तो खुद को बड़ी हवेली में बड़ी बहुरिया के सामने पाता है, और वो जो कहता है वो किसी संदेश से कहीं ज्यादा बड़ा है। वो क्या कहता है? वो उनके पैर पकड़कर माफी मांगता और कहता है, मैं तुम्हारा संवाद नहीं कह सका, तुम गांव छोड़कर मत जाओ, तुम सारे गांव की माँ हो, मैं तुम्हारा बेटा हूं, मैं अब निठल्ला नहीं बैठूंगा, तुम्हारा सब काम करूंगा। ये कहानी का शिखर है। एक अनकहा संवाद एक नए रिश्ते को जन्म देता है। हाँ। हरगोबिंद एक नया कॉन्ट्रैक्ट, एक नया संकल्प पेश कर रहा है। वो कह रहा है कि अब आपको किसी की नौकरी करने की जरूरत नहीं, मैं आपकी देखभाल करूंगा। और बड़ी बहुरिया की प्रतिक्रिया भी उतनी ही शक्तिशाली है। वो भी संवाद भेजने के बाद से पछता रही थी। वो कुछ कहती नहीं, बस उस बासमती चूड़े को गर्म दूध में मसलने लगती है जो उसकी माँ ने भेजा था। वाह! ये एक मौन स्वीकृति है, माफी है, और एक नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक है। एक अधूरी यात्रा और एक अनकहा संदेश एक ऐसे रिश्ते पर आकर पूरा होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये कहानी सिर्फ एक अकेली औरत की नहीं, बल्कि एक साधारण से आदमी के असाधारण नायक बनने की कहानी भी है। सही कहा। ये कहानी कई स्तरों पर काम करती है। ये टूटती हुई सामंती व्यवस्था की कहानी है। ये एक अकेली स्त्री के संघर्ष और गरिमा की कहानी है। और सबसे बढ़कर ये कर्तव्य और मानवता के बीच के चुनाव की कहानी है। कर्तव्य और मानवता। हाँ, हरगोबिंद ने अपने पेशेवर कर्तव्य से ऊपर मानवीय धर्म को रखा। उसने संदेश को जस कर तस पहुंचाने के बजाय एक इंसान और एक समाज की इज्जत को बचाना चुना। उसने शब्दों की बजाय संवेदनाओं को पहुंचाया। तो इस पूरी चर्चा के बाद आखिर में एक सवाल सोचना दिलचस्प होगा। हम आज डिजिटल इंडिया के दौर में जी रहे हैं। हमारे संदेश पलक झपकते ही व्हाट्सएप, ईमेल या टेक्स्ट के जरिए पहुंच जाते हैं। सब कुछ तत्काल है। सब कुछ तत्काल है, सब कुछ शब्दों में है। ऐसे में क्या संवदिया जैसी किसी भूमिका की कोई जगह बची है? या यूं कहें कि क्या हमारी इस तत्काल संचार की दुनिया ने उस मानवीय स्पर्श, उस सहानुभूति और उस संदर्भ को कहीं खो दिया है जो हरगोबिंद जैसा संवदिया अपने साथ लेकर चलता था? नमस्कार दोस्तों, तो आपने इनके चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक नहीं किया तो अब कर दीजिए। धन्यवाद।